नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। एस.के. पांडे बुक जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, इसमें धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन जो है उसको हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के जरिए आप लोग को हाईलाइट करके बताएंगे कि इसमें क्या याद कीजिए और किसको मत याद कीजिए, और उस पॉइंट को हम समझाने की कोशिश करेंगे। अतः आप लोग पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिक और सामाजिक सुधार जो होते हैं वो आपको अंग्रेजों के भारत आने के बाद, जब यहाँ पे ईसाई मिशनरी आए, अंग्रेजी शिक्षा आई, तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारतीयों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो कुछ जो भारतीय थे उन लोगों को ये बात ठीक नहीं लगी, तो उन्होंने सोचा कि भारतीयों में हम लोग जागरूकता लाएं और भारत में भी हम लोग धार्मिक और सामाजिक जो कुरीतियाँ है उसको सुधार करके ईसाई मिशनरियों को मौका ही नहीं देंगे कि लोग यहाँ से धर्म परिवर्तन करेंगे। ठीक। और दूसरा कारण क्या था? एक तो ईसाई मिशनरी थे, दूसरा कारण क्या था कि जब ब्रिटिश भारत आया तो वहाँ भारत में अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू किया, और भारतीय लोग भी आपको पश्चिमी साहित्य जो थे उसको पढ़ना शुरू किया। वहाँ पे आपको पुनर्जागरण, वैज्ञानिक तर्क, उसका समानता, स्वतंत्रता, ये सब की बात उस साहित्य में लिखी थी। तो वो बात भी इन लोगों को अच्छा लगा। सोचा कि वही थ्योरी हम लोग भी समानता वाला क्यों नहीं अपनाया जाए, सब कुछ स्वतंत्रता क्यों नहीं दिया जाए, समाज में क्यों बंटवारा है। ठीक। और विज्ञान के आधार पे कुछ ऐसे धार्मिक पाखंड जो हमारे समाज में फैले थे उसको भी उन्होंने काटना शुरू किया। इस प्रकार से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुए, और इसके उद्देश्य यह था कि भारतीय समाज को, भारतीय धर्म को आपको जीवन के अनुकूल बनाया जाए और यहाँ जो कुरीति है उसको खत्म किया जाए। तो यहाँ पे हम आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हम चलेंगे इसमें बताएंगे इसके पढ़ने में कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। वो सब जो बात बताएं बातें ही हैं। ठीक। तो शुरू में आपको धार्मिक सुधार आंदोलन से जो थे भारतीय मध्यम वर्ग जुड़ा था। उच्च वर्ग को भी उससे कोई लेना देना नहीं था, और निम्न वर्ग को लोग को भी कोई इससे लेना देना नहीं था। तो यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग जुड़े थे। ठीक। और अंग्रेजों में आपको विलियम जोन्स जो थे, विलियम जोन्स, जिन्होंने आपको कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापना किया था, याद रखिएगा। ठीक। चलिए, और भी बहुत सारे काम हुए हैं। यहाँ पे आगे आते हैं हम लोग। राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। तो राजाराम मोहन राय का आपको कार्यकाल, मतलब इनका डेथ और मृत्यु याद रखिएगा लोग, क्योंकि बहुत फेमस आपको विचारक हैं, धर्म सुधारक हैं। तो इनका नाम आप लोग को और जन्म डेट और डेथ डेट याद रहना जरूरी है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी कुछ कभी कभी आपको पीसीएस के एग्जाम में या उसके नीचे जो भी एग्जाम है वहाँ पे पूछे जाते हैं। एस.के. पांडे जो बुक है आपको आराम से स्टेट पीसीएस और उसके नीचे का जो भी एग्जाम होता है उसमें आपको बहुत अच्छा हिस्ट्री का नॉलेज हो जाएगा, याद रखिएगा, अगर इसको कवर कर लेते हैं अच्छे से तो। ठीक। तो राजाराम मोहन का जन्म 1784 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में हुआ था, राधा नगर गांव में। इनको क्या कहा जाता था? नवजागरण का अग्रदूत, याद रखिएगा। नवजागरण का अग्रदूत भारत में राजाराम मोहन राय को कहा जाता था। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता और नव प्रभात का तारा, ये सब इनकी उपाधि थी, इनके नाम थे, याद रखिएगा। राजाराम मोहन राय का जन्म बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक। और बाकी सब इनको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको जानने का। 15 वर्ष की अवस्था में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिस पर मूर्ति पूजा की आलोचना की गई थी। इस बात से इनके पिता से इनको मतभेद हो गया और इन्होंने अपना घर त्याग दिया और वहाँ आपको नेपाल चले गए। तो यहाँ पे आप लोग को क्या याद करना है? ठीक। यहाँ पे आप लोग को याद कर क्या करना है कि राजाराम मोहन राय किस राज्य से संबंधित थे? तो बंगाल से संबंधित थे। बाकी सबसे आपको कोई लेना देना नहीं था। आगे हम बढ़ेंगे तो इन्होंने नेपाल की भी यात्रा किया। वहाँ पे बौद्ध जो दर्शन है उससे ज्ञान प्राप्त किया। मतलब राजाराम मोहन राय जो थे उनको बौद्ध दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित है, ये बात याद रखिएगा। 1803 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की सेवा में आ गए। मतलब उनके पिताजी कंपनी की सेवा में थे, तो जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो ये भी कंपनी की सेवा करने लगे। जहाँ पे आपको जॉन डिग्बी जो थे उन्होंने अपना दीवान इनको नियुक्त किया। ये सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है, हम बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। डिग्बी के साथ इन्होंने 1814 ईस्वी में तक कार्य किया। इस दौरान इन्होंने अंग्रेजी ज्ञानवर्धन का अवसर मिला। इन्होंने एक ऐसी लेखन शैली विकसित की जिसके प्रयास करते हुए बेंथम जो थे
आपको अंग्रेजी विचारक थे। ठीक, ये पॉलिटिकल साइंस में बेंथल और इनके पुत्र जो है उनके विचार पढ़ने को मिलते हैं। आप लोग को ज़्यादा इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। प्रशंसा की, ठीक, और प्रशंसा की तो क्या क्या लिखा था आप लोग बुक में खुद पढ़ लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय भाषाविद थे। उन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मनी और हिब्रू भाषाएं भी लिखी। इन्होंने कुरान, बाइबिल, हिंदू एवं अन्य भारतीय धार्मिक मतों के धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। मतलब बहुभाषी थे, मतलब ये सब पूछेगा एग्जाम में नहीं, हमें इसे बता दिए हैं। इनका पहला ग्रंथ जो था फारसी भाषा में तोहफत उल मुहदीन, तोहफत उल मुहदीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। तोहफत उल मुहदीन किनकी रचना है? तो आपको राजा राम मोहन राय के। इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो एक ईश्वरवादियों के उपहार, एक ईश्वरवादियों के उपहार हो जाएगा, जो आपको 1809-10 के आसपास प्रकाशित हुआ था। डेट के पीछे भागना नहीं है ज़्यादा आपको। जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। ठीक, और एक ईश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया था, मतलब ईश्वर एक ही है, ऐसा इनका सिद्धांत था। तो राजा राम मोहन राय जो थे आपको एक ईश्वरवाद को सपोर्ट करते थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने जाति प्रथा ये सब आपको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। तो 1814-15 ईस्वी में आत्मीय सभा गठित की तथा 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया था। इन्होंने उपनिषद उपनिषद से इन्होंने आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, उपनिषद से भी ये प्रभावित थे। ठीक, 1814-15 में किसी बुक में 14 मिलेगा, किसी बुक में 15 मिलेगा। तो आपको वहाँ पे आत्मीय समाज का गठन किया था, याद रखिएगा। और 16 में वेदांत सोसाइटी का स्थापना की थी। दोनों मोस्ट में भी है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। ईसाई धर्म का भी इन पर प्रभाव था। 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी स्थापित की। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो काम किए हैं सब याद रखिएगा। 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस मोस्ट में भी है नामक किताब लिखी, जो 1823 ईस्वी में जॉन डीबी के प्रयत्नों से लंदन में प्रकाशित हुआ था। इसमें इन्होंने ईसाईत्व मतलब पिता पुत्र परमात्मा अर्थात चमत्कारी कहानियों का विरोध कर मात्र न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तत्वों की प्रशंसा की। कोई गरज नहीं है उस सब का आपको, बस आ गई। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को इन्होंने बर्मा समाज का भी स्थापना किया था, बर्मा सभा का स्थापना किया था, जिसको बाद में हम लोग बर्मा समाज के नाम से भी जानने लगे। बर्मा सभा जो था उसका उद्देश्य क्या था? राजा राम मोहन राय के मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना। आगे हम बढ़ते हैं। बर्मा समाज की अवधारणा एक अस्तित्ववाद तथा आचार संबंधी विचारों पर आधारित थी। इसमें धार्मिक गुरुओं को आवश्यकता नहीं मानी गई। बर्मा समाज, ये आपको याद रखिएगा, मतलब अपने दिमाग में रखिएगा कि धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता नहीं थी। बर्मा समाज द्वारा समाज सुधार का कार्य भी किया गया। इन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया, कोई भी करता है ये भी किए। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के कट्टर समर्थक थे, अतः सती प्रथा का विरोध किया और सती स्त्री पुत्र दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर जो थे मोस्ट में भी, उनके साथ मिलकर 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, याद रखिएगा आप। ठीक, 1885 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किया था इन्होंने, ये बात याद रखिएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी और वेदांत कॉलेज, वेदांत सोसाइटी 1816 और वेदांत कॉलेज जो था 1825, याद रखिएगा। ठीक, और आपको हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में इन्होंने स्थापना किया था। इसके बाद इनका मोस्ट विवेक किताब, इसके विरोध के लिए उन्होंने अपनी मतलब सती प्रथा के विरोध के लिए उन्होंने एक पत्रिका निकाला, जिसको स्वाद कुमुदी के नाम से हम लोग जानते हैं। सरकार द्वारा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए जाने का स्वागत इन्होंने किया। इस प्रक्रिया में रूढ़िवादियों द्वारा दायज का इंग्लैंड में भी इन्होंने विरोध किया। जो रूढ़िवादी थे उस मतलब रूढ़िवादियों का मतलब होता है कि आपको पहले से जो प्रथा चली आ रही है उसी को चलने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। तो सती प्रथा जब समाप्त किया गया गवर्नर जनरल के द्वारा भारतीय, तो उन्होंने आपको विरोध किया, और जब विरोध किया तो आपको विरोध किया, और लंदन में जो प्रिवी काउंसिल जो है वहाँ पर सुनवाई होता था। सुप्रीम कोर्ट में जैसे भारत में है अभी, वैसा ही भारतीयों का सुप्रीम कोर्ट लंदन हुआ करता था। वहाँ पे जब इन्होंने रूढ़िवादियों ने इस सती प्रथा एक्ट के विरोध में केस किया था, तो राजा राम मोहन राय वहाँ पे विरोध भी किए थे। ज़्यादा इसके बारे में जानना आपको आवश्यकता नहीं है, पूछेगा भी उतना नहीं है।
राजा राम मोहन राय जो थे राष्ट्रीय और स्वतंत्रता आंदोलन के कट्टर समर्थक थे। याद रखिएगा, बाकी सब विदेशी का कहानी है, इसमें आपको जानना नहीं है ज़्यादा। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रिका के अग्रदूत भी थे। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो थे भारतीय पत्रिका के अग्रदूत थे, मोस्ट में भी। इन्होंने बंगाल भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। ठीक, इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली पत्रिका स्वाद कुमुदी का प्रकाशन किया। मतलब स्वाद कुमुदी का प्रकाशन कब किया गया? तो 1821 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिलरात उल अखबार मोस्ट में भी ठीक निकाला, और अंग्रेजी में ब्रह्मा निकल मैगजीन भी इन्होंने निकाले। सब याद रखिएगा, सबको एक जगह नोट करके रट जाइए लोग। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, मतलब जो आपको शाहजहां के पिताजी, सॉरी बहादुर शाह जफर के जो पिताजी थे अकबर द्वितीय, 830 ईस्वी में आपको इनको राजा की पदवी देकर कहाँ भेजा? तो मुगलों की ओर से इंग्लैंड भेजा था। क्यों? पेंशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय मुगल दरबार में जो राजा हुआ करते थे वो लोग अंग्रेजों के पेंशन में जीवित रहते, मतलब पेंशन लेते थे। तब पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा। ठीक, वे प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। ठीक, और राजा की मांगे भी रखी। प्रिवी काउंसिल द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और उसके बाद जब इंग्लैंड गए थे वहीं पे इनका मृत्यु हो गया ब्रिस्टल में, आपको 1833 ईस्वी में। इंग्लैंड में ही आपको राजा जो भेजे थे राजा अपने पेंशन बढ़ाने के लिए, इनकी मृत्यु वहीं पे हो गई 1833 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे बर्मा समाज का विकास। तो बर्मा समाज का जो विकास है, राजा मोहन राय जब 1833 में उनकी मृत्यु हो गई, 30 में जब इंग्लैंड गए तो भारत में अनुपस्थित थे, तो उनके जगह पर आपको रामचंद्र विद्याधीश मोस्ट में भी है, रामचंद्र विद्या बागीस आपको बर्मा समाज का कार्य संभाला था। और 1833 में इनकी मृत्यु के बाद इसका नियंत्रण कौन किए? द्वारिकानाथ टैगोर, याद रखिएगा। ठीक, बाद में आपको द्वारिकानाथ टैगोर भी जुड़े। 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने बर्मा समाज का नेतृत्व किया, जो द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, इसके पहले उन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी किया था। साथ ही एक मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी भी निकाले थे। ठीक, उस समय राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक तत्वबोधिनी के सदस्य भी थे। उसका कोई आपको आवश्यकता नहीं है जानने का। बर्मा समाज का नेतृत्व संभालने के बाद इनका उद्देश्य बर्मा समाज को ईसाई और कर्मकांडवाद के प्रभाव से बचाना था। इन्होंने अपने एकस्वाद संबंधी विचारों को 2 जिल्दों में प्रकाशित किया। 1856 ईस्वी में ये पहाड़ी क्षेत्र में चले गए और अब नेतृत्व केशव चंद्र विद्यासागर, मतलब केशव चंद्र सेन के हाथ में आ गया। मतलब यहाँ पे आपको क्या जानना है? तो ये जानना है कि आपको 1856 ईस्वी में बर्मा समाज के नेतृत्व किनके हाथ में आ गया? केशव चंद्र सेन के हाथ में आ गया। ठीक, और 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर बर्मा समाज को नेतृत्व संभाला था। उसके पहले 1839 ईस्वी में आपको तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। वहां से आपको तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाला करते थे, याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन ने अपने उदारवादी विचारों से इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। इसकी शाखाएं शीघ्र ही आपको जगह जगह खुल गई, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं मद्रास में खोली गई। 1865 ईस्वी में बंगाल में ही इनकी 65 शाखाएं थी। इनके उदारवाद के कारण शीघ्र ही बर्मा समाज में फूट पड़ गई, क्योंकि ईसाई, मुस्लिम, फारसी और चीनी धर्म पुस्तकों का पाठ इस सभा में किया जाने लगा। क्योंकि उदारवादी थे, सबको आश्रय देते थे, तो सब लोग का पाठ यहाँ पे होने लगा, जिससे और लोग गुस्सा गया होगा और बर्मा समाज में विघटन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बर्मा समाज के न्यासी की हैसियत से 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। अब केशव चंद्र सेन ने एक नवीन बर्मा समाज का गठन किया, जिसे आदि बर्मा समाज कहा गया। ठीक, तो बर्मा समाज में फूट पड़ गया। एक आदि बर्मा समाज कहलाया, एक मूल बर्मा समाज था हुआ। तो मूल बर्मा समाज जो हुआ उसका देवेंद्रनाथ टैगोर ही अध्यक्ष बने, और आदि बर्मा समाज के अध्यक्ष कौन बन गए? तो केशव चंद्र सेन बन गए। ठीक, यही बाद में भारतीय बर्मा समाज भी कहलाया। आदि बर्मा समाज ही बाद में भारतीय बर्मा समाज बना, ये भी याद रखिएगा। ठीक, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर का बर्मा समाज ही कहलाया। ठीक, इसमें सामाजिक सुधार का अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, मौत निषेध और दान देने पर अधिक बल दिया गया। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए। वहां से लौटने के बाद 1872 में इन्होंने सरकार से जानबूझकर बर्मा विवाद एक्ट पारित करा, मोस्ट में भी, याद रखिएगा।
1832 में विवाह एक्ट पारित हुआ था, याद रखिएगा, जिसके द्वारा ब्राह्मण पद्धति से जो विवाह होते थे उसको अनुमति दे दिया गया। तो 1872 ईस्वी में आपको ब्रह्मा विवाह एक्ट पारित हुआ गया था। मस्ट भी याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। 1878 ईस्वी में ब्राह्मण जो समाज थे में एक और फुट पड़ गई, जब केशव चंद्र सेन 12 वर्षीय पुत्र अपनी जो उनकी पुत्री थी 12 वर्षीय, ये आपको खुद केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरोधी थे। बाल विवाह के कारण ही वो ब्राह्मण विरोध आपको यहाँ पे क्या कहते हैं ब्राह्मण विवाह एक्ट पारित कराया था। लेकिन बाद में अपने खुद एक पुत्री का विवाह 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक रीति रिवाज से कर दिए, ठीक, जिसके कारण ब्राह्मण समाज के फूट पड़ गई और बाद में साधारण ब्राह्मण समाज के नाम से आपको शिवानंद शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने स्थापना कर लिया। आधुनिक भारत में ब्राह्मण जो समाज था पहला मिशनरी आंदोलन था जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार करता था, और केशव चंद्र सेन जो थे प्रथम मिशनरी थे जो इस धर्म का प्रचार करने के लिए भ्रमण करते थे। तीनों सभाओं में इनकी तरह कोई प्रमुख नेता नहीं था, ठीक, इसको कोई जानने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो था वो बता दिए। यहाँ पे आपको 1878 ईस्वी में विभाजन के बाद साधारण ब्राह्मण समाज बना, इसको याद रखिएगा। विश्वनाथ शास्त्री और आनंद मोहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर है। क्यों विवाद हुआ था? तो कुछ के जो महाराजा थे, कुछ बिहार के महाराजा, उनसे आपको केशव सेन अपने पुत्री का विवाह करवा दिया था, बाल विवाह। और कूच कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान समय में पड़ता है कूच, ये बात याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे वेद समाज। उस प्रकार से ब्राह्मण समाज खत्म हुआ, उसके बाद हम आएंगे वेद समाज। वेद समाज जो था 1864 ईस्वी में स्थापना हुआ था मद्रास में, याद रखिएगा इसको, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। संस्थापक कौन थे? के श्री धरालू नायडू, के श्री धरालू नायडू, याद रखिएगा, ठीक। इस समाज के स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली। केशव सेन 1864 ईस्वी में मद्रास गए और वहाँ के लोगों को वेद समाज स्थापित करने की प्रेरित किया। इसके प्रमुख नेताओं में बी राजगोपाल, चार्लू पी सुब्रम चेट्टी, एक ही नाम है, और विश्वनाथ मुदलियार प्रमुख थे। इस संगठन के वास्तविक जो संस्थापक थे के श्री धरालू नायडू थे। इन्हीं के नाम आप याद रखिएगा, इनके नाम पहले याद रखना है। याद अगर हो जाए और आप आगे कैपेसिटी रखते हैं याद रखने का, तो इन 3-4 आदमी के नाम याद रखिए। लेकिन हमारे पक्ष में आप एक ही नाम याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने कलकत्ता की यात्रा की, वहाँ ब्रह्म आंदोलन का अध्ययन किया और मद्रास लौटकर 1871 ईस्वी में वेद समाज का दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। इन्होंने मतलब के श्री धरालू नायडू जो थे कलकत्ता गए, कलकत्ता से जब आप फिर मद्रास लौटे तो ब्रह्म समाज को क्या कहें, ये बोले कि ब्रह्म समाज आपको क्या वेद समाज जो है ना, वेद समाज के बारे में क्या बोले, वेद समाज जो है ना दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज है, क्योंकि कलकत्ता में ब्रह्म समाज जो था वेद समाज के जैसे ही कार्य कर रहा था, इसीलिए वेद समाज क्या हुआ, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज हो गया। इन्होंने ब्राह्मण समाज में की पुस्तकों की तमिल तथा तेलुगु में अनुवाद किया था। महाराष्ट्र में धर्म सुधार आते हैं, कलकत्ता बंगाल में हो गया, तो महाराष्ट्र में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उसके बारे में आते हैं। तो महाराष्ट्र में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं इसके अग्रदूत जगन्नाथ शंकर सेठ, बालाजी शास्त्री, विष्णु शास्त्री और कृष्ण चपलूनकर थे। नाम कोई जरूरत नहीं है, ठीक। यह पश्चात उदारवादी शिक्षा की प्रथम उपज बाल शास्त्री थे। बाल शास्त्री ने 1837 ईस्वी में बम्बई दर्पण और 1840 ईस्वी में दिग्दर्शन नामक पत्रिका निकाला। कोई इस सब का जरूरत नहीं है, आपको याद रखेगा, यहाँ पे नाम याद रखिए इनका। परमहंस मंडली, इनके बारे में जानते हैं। तो 1849-50 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बाल कृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग की सहायता से मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। नाम याद रखना तो सबको कर लेते हैं कौन कौन सब थे, ठीक। ये अभी आपको एक शुरुआत था विश्व बंधुत्व के आधार पर आधारित था। परमहंस मंडली का आंदोलन एक स्वतंत्र दार्शनिक आधार प्रस्तुत नहीं कर सका और ईसाई धर्म के अनुष्ठानों को बहुत अधिक नकल करने लगा। इसके कारण इनका जनता पर प्रभाव कम हुआ और 60 ईस्वी में यह मंडली समाप्त हो गई, ठीक। तो परमहंस मंडली की स्थापना कौन किया था? तो आत्माराम पांडुरंग किए थे, ये बात याद रखिए, बाकी लोग सहायक थे। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत और श्रेय गोपाल हरि देशमुख को जाता है। मस्ट भी याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख कहाँ से संबंधित थे? महाराष्ट्र। इनको लोक हितवादी मस्ट भी क्या कहा जाता था? लोक हितवादी भी कहा जाता था। इन्होंने 1848 ईस्वी में प्रभाकर नाम के एक साप्ताहिक पत्र में समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का पर कई लेख लिखे। इन लेखों का नाम सतपत्रे पड़ा, ठीक। तो सतपत्रे कौन लिखे? तो सतपत्रे आपको लिखने वाले जो थे आपको
गोपाल हरदेशमुख थे, उन्होंने प्रभाकर नामक भी लेख लिखा। ठीक, लोक हितवादी समाज सुधार के सक्रिय प्रतिपादक थे। ये प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन से जुड़े थे। 1878 ईस्वी में गीता तत्व और सुभाषित का प्रकाशन किया। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। इन्होंने जाति प्रथा के भेदभाव का विरोध जाति भेद नामक पुस्तक में लिखी। कोई ज़्यादा आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रथमा समाज। क्या? तो प्रथमा समाज ये भी 1867 ईस्वी में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा खोला गया। केशव चंद्र सेन प्रेरणा के उनके प्रेरणा से मुंबई में प्रथमा समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने। इस समाज के प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानडे को जाता है। ठीक, तो आपको संस्थापक जो कौन के थे? आत्माराम पांडुरंग। लेकिन प्रथमा समाज को प्रसिद्धि कौन दिलाए? तो आपको रानडे। अगर ऑप्शन में रानडे है, बाकी सब नाम नहीं है, तो रानडे के साथ चाहिए। और ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग है, कौन स्थापना किया है, तो उनके साथ चाहिए। और जुड़ा हुआ है तो दोनों आदमी के साथ चाहिए। ठीक, समाज के सदस्य बने। इस समाज के प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानडे को ही जाता है। इनका एक और स्वाद को गहरा विश्वास था। इन्होंने हिंदू धर्म के में ब्यात भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रथमा समाज में सामाजिक सुधार को दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। सब में यही कॉमन है, तो इसको याद करने की क्या जरूरत है। पूछेगा भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो शांत जाइएगा, पॉजिटिव में जाइएगा। समाज सुधार से कोई भी पूछे पॉजिटिव में जाइएगा, जो नकारात्मक हो उसको हम हाईलाइट कर देंगे, बता ही देंगे। रानडे ने शिक्षा का प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। मोस्ट भी जितना भी यही कर लीजिए उतना भी। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में आपको कौन किए थे? तो रानडे, MG रानडे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र में विंडो ट्री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने किया था। 1882 ईस्वी में मिशनरी कार्यक्रम भी शुरू इन्होंने किया था। महाराष्ट्र की एक प्रतिभाशाली महिला पंडित रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। मोस्ट में याद रखिएगा। प्रथमा समाज के अनुयायियों के ने विधवा आश्रम, अछूतो द्वार, रात्रि पाठशाला आदि समाज सेवा संस्थाएं शुरू की। 1899 ईस्वी में प्रोफेसर T.K. कर्वे मोस्ट भी ने पुणे में बिंडू होम की स्थापना की और विधवा को डॉक्टर, अध्यापिका और नर्सें बनाकर उनके जीवन में नया उत्साह लाने का कार्य किया। उन्होंने 1800 ईस्वी में मुंबई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कौन? तो D.K. कर्वे। D.K. कर्वे के बाद में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज जो है आपको इसका स्थापना 1800 कब हुआ था? 75 में। मोस्ट में भी कहाँ हुआ था? तब मुंबई में। मोस्ट में भी। संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। मोस्ट में भी। ठीक है, इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। मोस्ट में भी याद रखिएगा। ठीक, और जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। कब? तो 24 में। ये भी याद रखिएगा। मृत्यु 83 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के पहले। मूल शंकर 21 वर्ष की अवस्था में 1845 ईस्वी में घर से भाग गए। ठीक, ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इनको दो गुरु मिले, एक पूर्णानंद और दूसरा ब्रजानंद। बाद में पहले पूर्णानंद गुरु बने, इनसे संतुष्ट नहीं हुए तो जाके ब्रजानंद से ही मिले। ठीक, याद रखिएगा। इन्होंने अपने गुरु से प्रतिज्ञा की कि पूरे भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति की प्रतिष्ठा स्थापना करूंगा। पर ठीक, 1863 ईस्वी में अपने धर्म को प्रचार करने के लिए आगरा में इन्होंने पाखंड खांडनी पताका फहराई। याद रखिएगा। मोस्ट भी। पाखंड खांडनी पताका कौन फहराया था? तो आपको दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक, याद रखिएगा। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर को भी बनाया। ठीक, आर्य समाज पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। मोस्ट भी है। वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया है? तो आपको दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा। एक कठोर सुधारवादी थे। आर्य समाज में छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। यहाँ पे एक हाईलाइट रखिएगा कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था को समर्थन किया था। महात्मा गांधी भी वर्ण व्यवस्था को समर्थन किए थे। वर्ण इन लोगों का आधार ये था कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन इसलिए करते थे क्योंकि वर्ण व्यवस्था को ये आपको जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर मानते थे, इसीलिए आपको सपोर्ट करते थे। ठीक, चलिए हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वामी जी ने 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो निम्नलिखित है। आप लोग खुद पढ़ लीजिए।
आगे हम बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने ब्राह्मण समाज एवं आर्य समाज के प्रोत्साहन दिया था, लेकिन दयानंद की लॉर्ड नॉर्थब्रुक से भेंट के बाद, मतलब अंग्रेज जो थे ब्राह्मण समाज और आर्य समाज दोनों को प्रोत्साहन देते थे, लेकिन जब लॉर्ड नॉर्थब्रुक से दयानंद की भेंट हुई तो उन्होंने आपको बोला कि आप महारानी विक्टोरिया का भी अपना स्गान कीजिए अपने धर्म प्रचार में, उनका भी बताइए कि वो अच्छी है, ऐसी है, वैसी है। तो आपको दयानंद सरस्वती जो थे इनकार कर दिए, जिसके बाद अंग्रेजों ने आपको आर्य समाज को भी आपको सही दृष्टि से नहीं देखा। 1874 में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी। मोस्ट वीवीआई, जितना वीवीआई कर लीजिए। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्होंने इसे हिंदी भाषा में लिखा। ठीक, किस भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में। भारतीय समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सिंधु आंदोलन चलाया, जिसके सिंधु आंदोलन कौन चीज चलाया है? तो दयानंद सरस्वती। सब इनका कार्य याद रखिएगा। ठीक, सिंधु आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद पखंड पत्रिका नामक पखंड क्या कहते हैं, पखंड खांडरी नाम पताका भी फहराया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक, और वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी किया था, ये बात याद रखिएगा। और आर्य समाज का स्थापना आपको मुंबई में किया था, ये भी याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश का भी आपको इन्होंने पुस्तक लिखी, याद रखिएगा। ठीक, आर्य समाज को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। बताइए, अभी बताए हैं। और शुद्धि आंदोलन क्या होता था कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जैसे ईसाई और अन्य धर्म में परिवर्तन हो गए हैं तो उनको वहां से वापस लाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक, याद रखिएगा। इन्होंने वेद भाष और वेद भाष भूमिका जैसी पुस्तकें भी लिखे, आप लोग याद रखना है तो रख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ना कभी। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, इन्होंने पहली बार यह बताया कि विदेशों वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए और भारत में बनी स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक, 1882 ईस्वी में इन्होंने एक गौर रक्षा समिति बनाई। ठीक, और अजमेर में आपको बाद में आगे 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ये मृत्यु वाला डेट याद रखिएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान स्वार्थिक उल्लेखनीय रहा। स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण व्यापक अज्ञानता को माना था। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आर्य समाज में शिक्षा के अंग्रेजों और हिंदी भाषा के अपनाए जाने के परस्पर मतभेद हुआ। मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई तो शिक्षा किस भाषा में दिया जाए, अंग्रेजी की हिंदी, इस पर आर्य समाजियों में मतभेद हो गया और आर्य समाज का विभाजन हो गया। लाला हंसराज जो थे अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ठीक, तो इन्होंने 1886 में लाहौर में DAV जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है की स्थापना किया और इसमें आपको अंग्रेजी भाषा शिक्षा देने की बात की गई। जबकि स्वामी सहजानंद जो थे या मुंशी राम, इन्होंने 1802 ईस्वी में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना किया जहाँ पे संस्कृत में और हिंदी में शिक्षा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 ईस्वी में लंदन टाइम्स की ओर से भारत के उथल पुथल की जाँच करने आए कौन? तो इलेक्ट्रल सिरोल। उन्होंने भारतीय अशांति का जन्मदाता भी कहा था। किनको? तो आपको दयानंद सरस्वती को। और जब आपको 1920-21 में 1917-18 के आसपास में इन्होंने ही, सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को भी अशांति का जन्मदूत कहा था। तो याद रखिएगा, दोनों आदमी को सिरोल ही आपको अशांति का दूत कहे हैं। आप लोग कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होइएगा। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन जो था आपको 1897 में इसका स्थापना हुआ था। कौन किए थे? तो स्वामी विवेकानंद। मोस्ट भी, ठीक है, कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। कब? तो 1897, ये याद रखिए डेट के साथ। रामकृष्ण मठ जो था वह की स्थापना 1857 ईस्वी में कलकत्ता के पास हुआ था, याद रखिएगा। तत्पश्चात बेलूर में हुआ बाद में, लेकिन बेलूर वाला इंपॉर्टेंट है, बेलूर वाला ही पूछता है, 1897 में ही हुआ था। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जो थे 1862 से 1902। ठीक, ये भी डेट आपको याद रखना चाहिए तो कर सकते हैं। मृत्यु याद रखिए, जन्म याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं। 40 साल के एज में इनका डेथ हो गया तो आपको सिंपली याद रहेगा। बचपन का नाम जो था उनका नरेंद्र था और आपको दयानंद सरस्वती का मूल शंकर था, याद रखिएगा। गुरु का नाम इनका रामकृष्ण परमहंस था, याद रखिएगा ये भी बात। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। एक कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, कलकत्ता में पूजा करते थे काली मंदिर का, काली माता का, ये बात याद रखिएगा। दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी इनको जाना जाता था, ये बात याद रखिएगा, प्रसिद्ध है। नरेंद्र
नाथ दत्त 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। मोस्ट में भी अमेरिका जाने से पहले खेतरी के जो राजा थे उन्होंने सुझाव दिया कि आप नरेंद्र नाथ से आप नाम चेंज कीजिए और स्वामी विवेकानंद रख दीजिए, और खेतरी के महाराजा ने ये नाम रख दिया स्वामी विवेकानंद इनका। ठीक, अमेरिका में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। यहाँ विवेकानंद ने सभी धर्मों के एकता के विजय में कहा था कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल के को सागर में ले जाकर मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। मोस्ट में भी मतलब क्या है, धर्म कोई भी धर्म है उनका एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाना। ठीक, कोई भी धर्म हो उनका लक्ष्य क्या है, ईश्वर तक पहुंचाना। ये इस स्टेटमेंट का यही बात है। इन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा और कहा कि पूरे विश्व को इस क्षेत्र में भारत के कुछ न कुछ सीखना है। ठीक, मतलब भारतीयों से कुछ न कुछ सीखना है और भारतीयों को भी पूरे विश्व से कुछ न कुछ सीखना है। ठीक, ये बात उन्होंने बोला था। इनके प्रभावशाली भाषणों से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क शहर ने लिखा था कि विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक, ये सब आपको याद नहीं रखना है, पढ़ के बता दे रहे ऐसे ही। उन्हें सुनकर हम यह अनुभव करते हैं कि इस विद्या से संपन्न देश में ईसाई प्रचारक भेजना बड़ी बेवकूफ़ी है। पश्चिम के व्यक्तियों ने इन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा। याद रखिएगा, तूफानी हिंदू या तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किनको कहा जाता था? विवेकानंद। विवेकानंद ने विचारों के संबंध में कहा था कि विभिन्न विचारों को वाद विवाद से कुछ नए विचार निकलते हैं। ठीक, जो ड्यूक्टलिज्म थ्योरी के नाम से, द्वैतवाद के नाम से जानते हैं, जिसको द्वैतवाद नहीं अद्वैतवाद, इसको आपको द्वैतवाद मार्क्स और हेगल जो पश्चिमी विचारक थे, मार्क्स जो आपको जर्मन विचारक थे, इनके सिद्धांत में भी ड्यूक्टलिज्म यानी द्वैतवाद का बात आता है। ठीक, तो द्वैतवाद जो था कहना था कि दो विचार टकराएगा तो दोनों विचार से अच्छे विचार सामने आ जाएंगे, बुरे विचार वहां से हट जाएंगे। ईश्वर द्वारा इस प्रकार की प्रदत्त शक्ति जो मनुष्य में मिलती है, मैं उसके लिए ईश्वर से धन्यवाद देता हूँ। शिक्षित समुदाय के लिए उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे शिक्षित लोगों को दोषी मानता हूँ जो गरीब या भूखी जनता के पैसों से पढ़कर ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। याद रखिएगा। ठीक, इस स्टेटमेंट बोले हैं। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्वहारा वर्ग और दलित का शासन होगा तथा इसकी शुरुआत रूस तथा चीन से होगी, जो रूस से हुआ भी। फरवरी 1896 ईस्वी में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की था। मोस्ट में भी है। ठीक, वेदांत सोसाइटी की स्थापना आपको इधर ये भी किए हैं। ठीक, कौन? तो राजा राम मोहन राय कर रहे हैं, विवेकानंद। और उधर राजा राम मोहन राय भी किए हैं वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी की स्थापना। ठीक, याद रखिएगा। भारतीय धर्म दर्शन के विचार हेतु किया गया। 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक स्थान पे एक मठ स्थापित किया। पेरिस में 1899 ईस्वी में आयोजित द्वितीय धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुत देववाद आदि का समर्थन किया था। याद रखिएगा ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि सब लोग विरोध किया है, आइए आपको समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों में है और उनकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में भी की जा सकती है। इसी कारण 19वीं शताब्दी में नौ हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन का मूल उद्देश्य दरिद्र नारायण को सेवा करना था। ठीक, मतलब दरिद्र लोग जो है उनका सेवा करना है। विवेकानंद का मानना था कि मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। याद रखिएगा। एक आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध है, मोस्ट भी हमेशा विवेकानंद के साथ रहती थी, उनके उपदेशों को प्रचार प्रसार किया। आज भी रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और पुस्तकें आदि द्वारा स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार संपूर्ण विश्व में करता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखिएगा। यह रूसी महिला वालावस्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। मोस्ट भी दोनों का नाम कब हुआ था? 75 में न्यूयॉर्क में। कौन किया था? तो रूसी महिला वालावस्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट। याद रखिएगा। मोस्ट भी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में आपको मतलब भारत पहुंचे लो 1879 ईस्वी में, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और 82 ईस्वी में मोस्ट में भी आई। 1882 ईस्वी में मद्रास के पास में अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। कहाँ पे? अडयार में, मद्रास के
अड्यार में 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। मस्ट याद रखिएगा। यही इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। एक आयरिश महिला एनी बेसेंट 1888 ईस्वी में इंग्लैंड में इस सोसाइटी के सदस्य बनी। मतलब आयरिश महिला जो थी, आयरलैंड की महिला, इंग्लैंड में आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और भारत विश्व जो धर्म सम्मेलन हुआ था 93 ईस्वी में, उसमें आपको भाग भी लिया था। ठीक, वहाँ से नवंबर 1883 ईस्वी में ये भारत आई। मतलब विश्व धर्म सम्मेलन से भारत आ गई और इन्होंने पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया थियोसॉफिकल सोसाइटी का। इसके विचार को दैव विज्ञान, मतलब दैवता और विज्ञान दोनों का मिलन, मतलब सम्मिलित रूप से इसका रिजल्ट था। दोनों का बातें मानते थे, तो इसीलिए दैव विज्ञान के नाम से भी इनको विचारधारा को जानते हैं। इनकी धार्मिक शिक्षा के 4 बिंदु थे: ईश्वर की एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के विविध रूप, दिव्य आत्माएं और प्राणियों के कर्म। कोई ज़्यादा इसका जरूरी नहीं है याद रखना, बस आप लोग याद रखिएगा कि एनी बेसेंट कब भारत आई, तो 93 ईस्वी में। ठीक, और आगे हम बताइए क्या इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो आयरलैंड की रहने वाली थी, ये भी बात याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना था, धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। एनी बेसेंट के सिद्धांतों को धर्म, दर्शन और गुरु विद्या का अद्भुत मिश्रण था। इनका दर्शन मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म से लिया गया था, ये भी याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म से लिया गया सिद्धांत था। थियोसॉफिकल पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे, ये भी बात याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बाल विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवाओं की दशा को सुधारने का प्रयास किया। सोसाइटी के जिस कार्य को हिंदू समाज की भरपूर प्रशंसा मिली वह था भारत के नागरिकों को शिक्षा देना। कई दिशा में एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। जैसे वाराणसी में 1858 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय को कॉलेज की स्थापना किया था। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किया है, तो आपको एनी बेसेंट की थी 1858 ईस्वी में। इस कॉलेज को मदन मोहन मालवीय जो थे 1915 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अन्य आंदोलन। अन्य आंदोलन में धर्म सभा जो है मोस्ट भी 1830 ईस्वी में किया गया था। राधाकांत देव के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था, तो सती प्रथा का समर्थन करने के लिए, क्योंकि 1828 ईस्वी में बर्मा सभा का स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसी के सभा के विरोध में धर्म सभा बना। ठीक, ये आपको सती प्रथा का विरोध करते थे, धर्म समाज के लोग आपको सती प्रथा का समर्थन करते हैं। मोस्ट भी याद रखिएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। राधा स्वामी आंदोलन। राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री और स्वामी जी महाराज के द्वारा किया गया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देव समाज लाहौर में इसका स्थापना हुआ था, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ये बर्मा समाज के अनुयायी थे। इन्होंने मदिरा और मांस सेवन की तीव्र निंदा की। द सर्जेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी मोस्ट भी भारत सेवक संघ 1905 ईस्वी में बम्बई में किया गया था। संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक जो थे वो आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। ठीक, सामाजिक सेवा संघ, इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया है 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुजरू के द्वारा किया गया है। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी के द्वारा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भील सेवा मंडल आएगा 1922 ईस्वी में। अमृतलाल पिठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा, जिनको आदिवासियों का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता था। इन्होंने भील सेवा मंडल का स्थापना किया था। ठीक, आदिवासियों को जनजाति का नाम इन्होंने दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेवा सदन 1850 ईस्वी में मुंबई में हुआ था स्थापना। BM मालाबारी ने इसकी स्थापना किया था, ज़्यादा जरूरत नहीं है। पूजा सेवा सदन जो था के देवधर और रामाबाई ने किया था, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है आपका। शारदा सदन, ये इंपॉर्टेंट है। शारदा सदन यह विधवा आश्रम था, जिसकी स्थापना पंडित रामाबाई ने 1889 ईस्वी में बम्बई में की। 1890 में इसे पुनः स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में इसे आश्रम में ईसाई धर्म का पाठ होने लगा। अंततः बाल गंगाधर तिलक ने इसे आश्रम से समेत 2 व्यक्तियों MG भंडारकर की आलोचना की, जिसका इन लोगों को त्यागपत्र देना, ज़्यादा जरूरत नहीं है। शारदा सदन का स्थापना कौन किया है, तो पंडित रामाबाई ने। ठीक, और हो गया, बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं। गोरक्षा से संबंधित 3 व्यक्तियों का योगदान अति महत्वपूर्ण है। एक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने गोरक्षा समिति बनाई थी। दूसरा बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने गो हत्या विरोध समितियां बनाई थी। और
तीसरे जो थे महात्मा गांधी थे, जो गो रक्षा संघ का स्थापना किया था। ठीक, नेक्स्ट जो गुरु थे नारायण गुरु धर्मसुधारक थे। इन्होंने आपको जन्म जो हुआ था एझवा परिवार में केरल में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा इतना बात। इन्होंने परिपालन योग की स्थापना किया था। इनका नारा था मानव हेतु एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, मतलब मानव के लिए एक सब एक जाति है, एक धर्म है और सब एक ईश्वर है। ठीक, बंग बंगाल आंदोलन। तो बंग बंगाल आंदोलन में हम आते हैं तो यहाँ पे आपको जो पूछेगा वो पूछेगा इसके प्रोतो कौन थे। तो एक एंग्लो मतलब अंग्रेज इंडियन युवक हेनरी विलियम डेरेजियो, याद रखिएगा। ठीक, 1826 से 31 5 साल तक इन्होंने हिंदू कॉलेज में प्रधानाध्यापक के रूप में काम किया। सामाजिक चेतना को सबसे उग्र रूप में इन्होंने प्रकट किया, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने छात्रों को इकट्ठा कर इन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता और सत्य का आचरण करने के प्रेरित किया। इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्य कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष, महेंद्र चंद्र घोष एवं दक्षिणानंद मुखर्जी ने यंग बंगाल को आगे बढ़ाने का काम किया। कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है नाम इन लोग का। डेरेजियो के अनुयायी डेरेजियो के नाम से जाने जाते थे। ठीक, ये भी जरूरी नहीं जाते। इन लोगों की नारी शिक्षा और नारी अधिकारों को ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने प्रेस स्वतंत्रता, जमींदारी, निरंकुशता पर प्रतिबंध तथा उच्च स्वभाव में भारतीयों की नियुक्ति आदि की मांग की। सूर्यनाथ बनर्जी, ये लाइन याद रखिएगा, ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया था। डेरेजियो को आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठन की स्थापना की थी। ज़्यादा जरूरी नहीं है इन लोग का इसका। इन्होंने ऐसे एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिवेक्टिव क्लब का गठन किया था। इस संगठन के विधवाओं का उद्धार और विभिन्न अंडवारों का विरोध करना था। ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस याद रखिए। फारसी सुधार आंदोलन। तो फारसी सुधार आंदोलन में हम आएंगे तो फारसी सुधार आंदोलन में मुख्य नेता जो थे 1891 ईस्वी में फारसियों के द्वारा शुरू किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बाकी लोग हैं, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मुंबई में रहनुमाई मजद यासन नामक सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य पारसियों के सामाजिक अवस्था में पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म को प्राचीन शुद्धता के प्राप्त करना था। इस सभा द्वारा स्त्रियों की दशा में सुधार, प्रथा और समाप्ति और विधवा की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया। सभा के संदेश वाहन हेतु दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका रफ्त गफ्तौर सत्यवादी मस्ट भी याद रखिएगा कौन निकाले थे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था रफ्त गफ्तौर, जिसको सत्यवादी के नाम से जानते हैं, गुजराती भाषा में निकाले थे। याद रखिएगा तीनों चीज। मुस्लिम सुधार आंदोलन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताएंगे कि जो अंग्रेजों ने भारतीय सत्ता पर कब्जा किया था तो मुसलमानों को ही बेदखल करके किया था। तो मुसलमान लोग अपना विरोधी अंग्रेजों को मानते थे। जब 1857 में क्रांति हुआ तो उसमें मतलब अधिक योगदान मुसलमान लोगों ही ने ही दिया, जिसके कारण अंग्रेज लोग जो थे शुरू में 1857 के बाद में मुसलमान लोग के विरुद्ध नीति लाकर हिंदुओं को खुश करने का प्रयास किए, लेकिन बाद में आपको हिंदुओं के विरुद्ध आके मुसलमानों को खुश करने का प्रयास अंग्रेज लोग करने लगे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन, याद रखिएगा अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां। ठीक, ये आपको इनका जन्म दिल्ली में 1817 में 1817 में हुआ था, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। 1839 में आगरा के कमिश्नर दफ्तर का क्लर्क बन गए, मतलब अंग्रेजों के दिन क्लर्क का काम करते थे। 1857 के समय मतलब एक क्लर्क ही थे और 1857 का विद्रोह का इन्होंने विरोध किया था। ठीक, अंग्रेजों का समर्थन किया था, याद रखिएगा। ठीक, इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली जिसको तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता कहते हैं, जो फारसी भाषा में थे। ये बात याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने आपको 1864 ईस्वी में कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक, आगे हम आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इन्होंने किया था, जो 1858 ईस्वी में 78 में कलकत्ता कॉलेज बन गया और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया, याद रखिएगा। ठीक, आगे हम देखेंगे सर अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। ठीक, और कांग्रेस का विरोध के लिए उन्होंने 1828 में एक बनारस के राजा जो थे, ठीक, उनके साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन यानी देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था, तो सैयद अहमद खान और बनारस के राजा ने। ठीक, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य कुरान पर टीका भी मतलब इनका जो एक महत्वपूर्ण कार्य था कुरान पर टीका लिखना भी था। ठीक, इन्होंने अपना विचार जो प्रकाशित किया वो तहजीब उल अखलाक में भी प्रकाशित किया था, जिसको हम आगे बता भी किए हैं। ठीक,
नेक्स्ट जो थे मुस्लिम धर्म सुधारक में वो थे अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ जो थे आपको मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता इनको कहा जाता था। 1863 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में मोहम्मद लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। अहमदिया आंदोलन जो था ये आपको पंजाब के गुरदासपुर जिले से शुरू हुआ था, जिसका मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में स्थापना किया था, ठीक, याद रखिएगा। इसे कादियानी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अहमदिया आंदोलन जो था वो आपको उदारवादी विचार पर आधारित था। कौन सा? उदारवादी विचार पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया, ये भी बात याद रखिएगा। गुलाम मोहम्मद ने 1890 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक बहरीन अहमदिया में इस आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या की थी, इतना बात याद रखिएगा। और खुद को आपको पैगंबर का मतलब अवतार मानते कहने लगे, ठीक। और श्री कृष्ण का अवतार भी इन्होंने बाद में अपने आप को बताने लगे। धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो गया। आगे हम देखेंगे तो देवबंद एसोसिएशन, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो था मुस्लिम उलेमाओं ने जो प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी थे, देवबंद आंदोलन चलाया। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था, ठीक। उलेमा मोहम्मद कासिम नौतमी और रशीद अहमद गोगोई ने नेतृत्व में देवबंद सहारनपुर में 1866 ईस्वी में एक स्कूल खोला गया, याद रखिएगा। दोनों आदमी मिलकर एक स्कूल खोला था। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के पूर्णतः विपरीत था, याद रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के पूर्णतः विपरीत था। ये अंग्रेजों को विरोध करते थे, अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे। एक अंग्रेज का समर्थन करते थे, अंग्रेज का वो लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे, याद रखिएगा, ठीक। 1885 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस का समर्थन का स्वागत भी किया था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो थे आपको हिंदू महिला मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे, परंतु बाद में 1920 के दशक में अपनी यूरोपीय यात्रा के दौरान वे पैन इस्लामिक मतलब इस्लाम के प्रसार की ओर आकर्षित हुए। 1930 ईस्वी में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया, बात कही। तो सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कौन कही? तो ये आपको इकबाल, मोहम्मद इकबाल, जिसमें भारत पाकिस्तान मतलब बोले थे 2 राष्ट्र भारत पाकिस्तान को होना चाहिए, भारत और एक और राष्ट्र बनना चाहिए, जो एक मुस्लिम के लिए एक हिंदू के लिए। पाकिस्तान शब्द का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले रहमत अली चौधरी ने किया था, ठीक। जिन्होंने क्षेत्र बताया कि किस किस क्षेत्र को मिलकर पाकिस्तान बनना चाहिए, जिसका अर्थ परिवर्तित हुआ, परंतु एक मतलब जिसका बाद में अर्थ क्या हुआ, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो बताए थे इसका अर्थ बाद में चेंज कर दिया गया और बोला गया भारत पाकिस्तान बनना चाहिए। अपनी पुस्तक बंग दरा में इन्होंने पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत बताया। अपनी पुस्तक बंग दरा में इन्होंने पहली बार इंकलाब शब्द का प्रयोग किया था। मतलब इंकलाब शब्द का प्रयोग मोहम्मद दरा में कौन किए थे? तो इकबाल के द्वारा किया, मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। इंकलाब शब्द का क्या मतलब होता है? तो परिवर्तन होता है, ठीक है। परंतु इंकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था, ठीक। इकलाब शब्द का प्रयोग मोहम्मद इकबाल किए थे और इंकलाब जिंदाबाद नारा जो था वो भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था और इंकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह दिए थे, याद रखिएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारी, इसकी रचना मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गए थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक। आगे हम आते हैं। बदरुद्दीन तैयबजी, ये भी आपको क्या थे? कांग्रेस से जुड़े नेता थे, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष भी रहे 1886 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में सती प्रथा। तो सती प्रथा जो सुधार हुआ आपको किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। उस समय वो आपको पूरे भारत के नहीं, बंगाल के गवर्नर थे, ठीक। मतलब ब्रिटिश प्रांत के गवर्नर थे, ठीक। 29 में नियम 17 के तहत इसको खत्म किए थे, सती प्रथा को। प्रारंभ में केवल बंगाल में लागू हुआ, मतलब नियम 17 जो था शुरू में बंगाल में कौन लागू हुआ, बाद में आपको मुंबई और मद्रास में भी लागू होगा। यह नियम को पारित करने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थे। राजा कांत देव ने इसके विरोध में आपको धर्म समाज की स्थापना की थी, बतौबी किए हैं, ठीक है। आगे आते ठगी प्रथा। ठगी प्रथा विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था। इसके लिए इन्होंने एक आधिकारिक कॉल सलीमन की नियुक्ति किया था। तो सलीमन के द्वारा आपको ठगी प्रथा का विरोध मतलब बंद कराया गया था। कौन उस समय गवर्नर था? तो विलियम बेंटिक थे, ठीक। 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा। शिशु व्रत प्रथा। तो शिशु व्रत प्रथा जो था 1795 ईस्वी में बंगाल में नियम 21 के तहत बंद करा दिया गया था, एलजीएम की तरह। मार्च में भी यही है, ठीक। 1802 ईस्वी में धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या को साधारण हत्या के रूप में मान लिया गया, ठीक। ये दोनों मतलब एक शिशु वध को मतलब बंद कौन कराया था? तो बंद करने का प्रयास जो किए थे वो जॉन सोर किए थे 95 में। ये पूर्णतः बंद 1802 ईस्वी में मतलब धारा कानून के तहत कर दिया गया था, धारा 6 के जरिए। तो ये आप एक अलग अलग धारा पारित हुआ है, ठीक। यहाँ पे
दिख रहा है हमको, तो अलग अलग धारा पारित हुआ है, तो आपको 1802 वाला धारा 6 याद रखिएगा, इसको छोड़ दीजिए लोग। ठीक, आगे आते हैं। इस प्रकार शिशुवध प्रथा जो था धीरे धीरे भारत में समाप्त होगा। शिशुवध प्रथा मूलतः राजपूतों में प्रसिद्ध थी, जो कन्याओं को जन्म लेते ही मार डालते थे। आगे आते हैं नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा जो था भारतीय समाज में नर बलि प्रथा भी प्रचलित था। ये समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता था, जो 84-85 में इसको खत्म किए थे। इसके लिए कैंपबेल को अपना अधिकारी नियुक्त किए थे। दास प्रथा जो एलनबर्ग द्वारा 1893 में इसको खत्म किया था, याद रखिएगा इतना बात। आगे आते हैं आधुनिक मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक जो थे दास व्यापार के लिए रोक लगा दी थी, जबकि अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक काल में कॉर्नवालिस के द्वारा इसको बंद करने का प्रयास किया गया था, बंद करवा भी दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह जो था, इसके लिए जो काम किए थे उन लोगों में आपको 4 आदमी का नाम आता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, DK कर्वे, वीरेश लिंगम पुंतलु, विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम के हम आते हैं। इसका मतलब इनको विधवा पुनर्विवाह कराने में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। ठीक, कहानी पढ़ लीजिएगा। 1856 ईस्वी में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। DK कर्वे के नाम, जिनको बाद में भारत रत्न दिया गया। ठीक, ये आपको फर्गुसन कॉलेज का स्थापना किए थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था। ठीक, 1899 में पुणे में विधवा आश्रम स्थापित किया था। ये दोनों याद रखिएगा। एक विधवा आश्रम का स्थापना कहाँ किया था? पुणे में याद किया था। डेट नहीं याद रहे, कोई बात नहीं। ठीक, और DK कर्वे का नाम किससे जुड़ा है? लकी फर्गुसन क्रिकेटर के नाम बोल दिए हम, फर्गुसन कॉलेज के साथ से जुड़ा है। ठीक, लकी फर्गुसन जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं। ठीक, तो आपको DK कर्वे फर्गुसन कॉलेज के संस्थापक थे। इन्होंने एक आपको ब्राह्मण विधवा से विवाह किया था, याद रखिएगा। 1899 में, मतलब डेट नहीं चाहिए हमको, यहाँ से आपको याद रखिएगा कि विधवा आश्रम का इन्होंने स्थापना किया था। ठीक, 1906 में मुंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी इन्होंने स्थापना किया था। ये भी बात याद रखिएगा कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? DK कर्वे 1906 में मुंबई में। ठीक, और वीरे सरलिंगम पुतम, ये दक्षिण भारत में विधवा विवाह को खत्म किए थे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम विष्णु शास्त्री, इन्होंने भी विधवा विवाह के लिए काम किया है। ठीक, आगे आएंगे विधवा पुनर्विवाह संबंधित अधिनियम, तो 1856 में पारित किया गया था। ठीक, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। नियम 15 के तहत इसको मतलब कानूनी मान्यता दिया गया। 1872 ईस्वी में बर्मा मैरिज एक्ट, जिसमें केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें आपको विधवा अंतर्जातीय विवाह था, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित एक कानून था। ठीक, बाल विवाह के लिए कानून कुछ बने, उसमें आते हैं सिविल मैरिज एक्ट एंड नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में ही। ठीक, एक 72 में आपको 12 मैरिज एक्ट बना, और दूसरा क्या बना? तो सिविल मैरिज एक्ट और नेटिव मैरिज एक्ट 72 में। इसमें क्या किया गया था कि बाल विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम 14 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और इसमें बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संवित आयु अधिनियम 1892, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है इसका, उसको छोड़िए। यहाँ पे मोस्ट विवेक शारदा अधिनियम 1929। ठीक है, शारदा अधिनियम क्या चीज़ से संबंधित है? तो बाल विवाह से। कोई भी पूछता है शारदा अधिनियम कैसे संबंधित है? ठीक है, तो बाल विवाह से, याद रखिएगा। ठीक, तो आपको शारदा अधिनियम 1929 में, इसमें बाल विवाह को बंद करने का प्रयास किया गया था। अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से यह बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा जो थी 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की उम्र सीमा 18 वर्ष कर दिया गया था। ये मोस्ट भी आपके लिए। ठीक है, इस प्रकार से भारतीय धार्मिक सुधार आंदोलन खत्म हुए। ठीक, जो एस के पांडे के बुक का एक चैप्टर था। ठीक, इसको देखिए, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।